करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मीनिंग, आप किसी चीज़ की जितनी बार प्रैक्टिस करते हो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली फिक्स हो जाती है और वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग और हम शुरू करेंगे डेफिनेशन से और उसके बाद समझेंगे पूरे प्रोसेस को। जो मेन समझने वाली चीज़ है वो यही प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग का, कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, कहाँ से शुरू होती है और हम इसमें क्या करते हैं। तो पहले आपको बता देता हूँ डेफिनेशन। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज एंड ग्रुपिंग देम इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग में दो ही काम होते हैं, एक तो एक्टिविटी को पहचान के उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं और दूसरा काम करते हैं हम अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना। अथॉरिटी मतलब किसके पास क्या पावर्स होंगी और उसको कौन पर्सन रिपोर्ट करेगा। बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का केवल यही मतलब होता है। आपको और समझ में आएगा जब हम समझेंगे प्रोसेस। तो समझते हैं प्रोसेस। प्रोसेस जो है वो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन जो कि हमने डेफिनेशन से पढ़ा। तीसरा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और फोर्थ है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा। तो होता क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम होता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलने वाला हूँ मोबाइल फोन बनाने का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम क्या है, मोबाइल फोन बनाना। तो मोबाइल फोन बनाने में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। तो उस वर्क में जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उन एक्टिविटीज को पहले पहचानो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा काम क्या है, मोबाइल बनाने का, और फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया किसमें, डिफरेंट एक्टिविटीज में। कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती है, रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, परचेज करने के बाद उससे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन के बाद सेल करनी पड़ेगी और सेल की पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब एक्टिविटीज है। तो इन एक्टिविटीज को हमने पहचान लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग है और सेल्स है। तो एडवर्टाइजिंग और सेल्स एक दूसरे जैसे सिमिलर एक्टिविटीज है ना, तो इन दोनों सिमिलर एक्टिविटीज को हम एक डिपार्टमेंट में बांट देंगे, इसका नाम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। रॉ मटेरियल परचेज करना है और कुछ बने बनाए इक्विपमेंट परचेज करने हैं, तो परचेज दोनों ही परचेज रिलेटेड है एक्टिविटी, तो दोनों एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देंगे जिसका नाम है परचेज डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से हम पहले पूरे वर्क को डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं और फिर जो सिमिलर एक्टिविटीज होती हैं उनको एक डिपार्टमेंट में ग्रुप कर देते हैं। उस ग्रुपिंग को ही कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट बना दिया परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, इस तरीके से। फिर थर्ड स्टेप है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का मतलब लोगों को उनकी ड्यूटीज सौंपना, किस पर्सन का क्या काम है, उसका क्या रोल है, क्या उसकी अथॉरिटी है, ये उसको प्रोवाइड कराना या उसको बताना, यही होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटीज असाइन करते वक्त जिस बात का हमें ध्यान रखना होता है वो ये होती है कि जो काम हम उस पर्सन को दे रहे हैं वो उसकी कैपेबिलिटी से भी मैच करना चाहिए। जैसी उसकी कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग उसको हम ड्यूटी देंगे। तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होता है, जूनियर होता है, उसका एक सीनियर भी होता है। तो कौन पर्सन का कौन सबऑर्डिनेट है और कौन सीनियर है ये डिसाइड करना, इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट और सीनियर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना। बहुत सारे वर्कर्स हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो किन वर्कर्स का कौन सबऑर्डिनेट होगा, कौन पर्सन किसको जाकर के रिपोर्ट करेगा, ये पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक वर्कर है और उसके दो दो बॉस हो, दोनों से वो ऑर्डर ले रहा है, नहीं, एक पर्सन को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा और वो पर्सन एक ही बॉस को जाकर रिपोर्ट करेगा। ये होता है हमारा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो पूरा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो इन्हीं 4 स्टेप्स में अराउंड चलता है हमारा। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ये तो खत्म हो गया, लेकिन हम आगे जाके जब बात करेंगे तो डिपार्टमेंटलाइजेशन की आगे भी हम और फर्दर डिस्कशन करेंगे एक दूसरे टॉपिक के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ओके, तो अब आ गए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले टॉपिक में कि डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो अब यहाँ पर काम आएगा। समझो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो 2 टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं।
एक तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शनल वर्ल्ड में क्या होता है, एक कंपनी है ए और ये बनाती है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन बनाती है तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। रॉ मटेरियल परचेज करती है, फिर प्रोडक्शन करती है, सेल्स करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, अकाउंटिंग करती है। तो इस कंपनी ने मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। लेट्स से 4 डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और लेट्स से फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये 4 डिपार्टमेंट है इस कंपनी के पास या इस ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब ये ऑर्गेनाइजेशन एक ही चीज़ बनाती है, वो है मोबाइल फ़ोन। तो क्योंकि ये कंपनी एक ही मोबाइल फ़ोन, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन, तो इसने अपनी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया। अब सपोज करो एक कंपनी बी है और ये 2 प्रोडक्ट बनाती है, मोबाइल फ़ोन्स भी बनाती है और टेक्सटाइल भी बनाती है। टेक्सटाइल या गारमेंट समझ लो, कपड़े बनाती है। अब इस कंपनी के, आप खुद बताओ मुझे, मोबाइल फ़ोन बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है और जो टेक्सटाइल में रॉ मटेरियल यूज़ होता है, क्या दोनों में सेम तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ होता है या डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं? आंसर है डिफरेंट। क्या दोनों के कस्टमर सेम है या डिफरेंट टाइप के कस्टमर हैं? डिफरेंट। दोनों के प्रोडक्शन में जो मशीनरी यूज़ होगी, जो मेथड यूज़ होगा, वो सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो हम एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दोनों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक ही परचेज डिपार्टमेंट से दोनों के रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते, एक ही सेल डिपार्टमेंट में दोनों के सेल्स नहीं कर सकते। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिवीजन में बांटते हैं। डिवीजन, टेक्सटाइल डिवीजन और मोबाइल डिवीजन। इस ऑर्गेनाइजेशन की 2 डिवीजन बना दी। अब हर डिवीजन के लिए अपने डिपार्टमेंट बना लेंगे। डिवीजन, टेक्सटाइल डिवीजन का अपना परचेज डिपार्टमेंट, अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट। मोबाइल डिवीजन के लिए अपना परचेज डिपार्टमेंट, अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यानी जितने प्रोडक्ट उतनी बार हर डिपार्टमेंट को बनाया गया। 2 प्रोडक्ट थे इसलिए 2 परचेज डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्ट के लिए अपना परचेज डिपार्टमेंट। 2 प्रोडक्ट थे इसलिए 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 2 फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्ट का अपना डिपार्टमेंट। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये जो हमने सेकंड पॉइंट में। और जहां पे कंपनी केवल एक प्रोडक्ट बना रही होती है तो उसे हर टाइप का एक ही डिपार्टमेंट, जहां कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही होती है वो फॉलो करती है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और जो कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट, वो कंपनी क्या फॉलो करती है? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले प्रोडक्ट के हिसाब से डिवीजन में डिवाइड करती है और हर डिवीजन के अपने डिपार्टमेंट बनाती है। तो आप खुद ही सोचो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेटर है, जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है? सो जो कंपनी स्मॉल है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, एक प्रोडक्ट बनाती है, उसका आंसर होगा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। और जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है, यानी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए कौन सा बेटर है? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसके बेनिफिट्स क्या है, दोनों स्ट्रक्चर के अपने बेनिफिट्स क्या है, अपने डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम इसके आगे समझेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी आती है और केस स्टडी इसी तरीके से आती है जिस तरीके से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। पूरी एक कहानी दी हुई होगी एक कंपनी के बारे में कि एक कंपनी है, वो गुजरात में एस्टेब्लिश्ड है, वो गारमेंट्स का बिजनेस करती है। अब आप बताइए वो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको फॉलो करना चाहिए। आगे स्टोरी में ये भी लिखा होगा कि वो फ्यूचर में एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फ्यूचर में उनको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए।
तो आपका पहले केस में आंसर होगा ये फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और सेकंड केस में आंसर होगा डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब समझते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, सो अब पढ़ लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो पहले एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या फ़ायदा है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन से। देखो, पहले तो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है एक पर्सन एक काम में बहुत ही अच्छा हो गया, उसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। अब क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से डिपार्टमेंट में बांटा, सेल्स डिपार्टमेंट बनाया, तो क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट में सारे वर्कर्स केवल सेल्स पे फोकस कर रहे हैं, तो वो सेल्स करने में एक्सपर्ट हो गए, स्पेशलाइज्ड हो गए। जो वर्कर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं वो केवल प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने में स्पेशलाइज्ड हो गए। तो जो बेनिफिट होता है हमारा इसका वो ये है कि स्पेशलाइजेशन आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा एडवांटेज है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जब स्पेशलाइजेशन आती है तो ऑब्वियस सी बात है वर्कर कम समय में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, कम वेस्टेज करेगा, तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो आएगी। क्योंकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है, कम कॉस्ट में कम टाइम में प्रोडक्ट बनाना। स्पेशलाइजेशन है तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस तो खुद आ जाएगी। फिर है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब एक काम को 2 बार ना करना कहते हैं मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब क्योंकि फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, परचेज का काम परचेज डिपार्टमेंट कर रहा है, तो एक काम 2 लोग नहीं करेंगे, ये इंश्योरिटी हो जाती है, क्योंकि एक काम एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, इसलिए डुप्लीकेशन अवॉइड होता है। फिर ऑल डिपार्टमेंट गेट्स इक्वल वेटेज, सभी डिपार्टमेंट को इक्वल वेटेज मिलती है, एक ये पॉइंट हो गया एडवांटेज का। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है डिपार्टमेंट्स के मैनेजर द्वारा। मतलब परचेज डिपार्टमेंट का जो परचेज मैनेजर है, जो उसका हेड है परचेज मैनेजर, वो कई बार ये सोचता है कि मैं केवल अपने डिपार्टमेंट का भला देखूं, ऑर्गेनाइजेशन का बाद में देखेंगे। अगर मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करूंगा तो मुझे कम कॉस्ट में मिल जाएगा, तो क्यों ना ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया जाए। हो सकता है कि जितने ज़्यादा रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट ना हो, इतनी सेल डिपार्टमेंट को सेल ना करनी हो, लेकिन फिर भी क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को उसमें अपना फ़ायदा दिखा, तो हो सकता है वो परचेज कर ले। तो इससे क्या होता है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव जो है पूरा करने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कई बार इग्नोर हो जाता है। अगली डिसएडवांटेज क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट। यानी 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार सेल्स डिपार्टमेंट को सेल का ऑर्डर मिला, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अभी रेडी नहीं था उस सेल ऑर्डर को पूरा करने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। और कई बार हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में अपने अपने हितों के लिए कई बार झगड़ा हो जाता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। तो आप डिसएडवांटेज में अगर ध्यान से देखोगे तो मेन प्रॉब्लम क्या है, वो है ईगो प्रॉब्लम या सेल्फिशनेस, क्योंकि वो खुद सेल्फिश हो जाते हैं और ईगो की प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है हमारे साथ। चलिए अब देखते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो पहले 2 डिवीजन बनाता है और उस डिवीजन के अंदर सारे डिपार्टमेंट बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्विक एक्सपेंशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर जल्दी से एक्सपेंड करना है, उसके 1 से 2 प्रोडक्ट बना रहा है वो, या 2 से 3 प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट बने हुए हैं एक प्रोडक्ट के, उनको डिस्टर्ब किए बिना दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए डिपार्टमेंट बनाने शुरू कर देगा और प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तीसरे प्रोडक्ट के लिए उसके डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लेगा और तीसरा प्रोडक्ट सप्लाई करना शुरू कर देगा। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो इसलिए क्विकली एक्सपेंड किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ईच डिवीजन कैन बी कैलकुलेटेड। हर डिवीजन का अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर एक ही डिवीजन होती, उसी में दोनों प्रोडक्ट बन रहे होते, तो हमें यही नहीं पता लगता कौन से प्रोडक्ट से हमें लॉस हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है। अब क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग डिवीजन बना दिए हमने, तो हमें पता चल रहा है कि कौन से प्रोडक्ट में हमें कहाँ पे लॉस हो रहा है या कौन से प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करना बड़ा ईजी हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग हमारी फास्ट हो जाती है। हमें क्योंकि हमें जल्दी पता लग जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कौन से डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, कौन से प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, उसी प्रोडक्ट के उसी डिपार्टमेंट में हम सोल्यूशन निकालते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट इन डिविजनल हेड्स। भाई जैसे ऊपर हमारे क्या था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट हो रहा था, क्योंकि वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट थे। डिविजनल में क्या होता है, 2 डिवीजन बनी हुई है, तो डिवीजन के अपने अपने हेड हैं, उन दोनों के बीच में कभी झगड़ा हो सकता है, तो भैया कॉन्फ्लिक्ट इन डिविजनल हेड्स हो जाती हैं कई बार। डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शन, हाँ ये तो है। डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शन कैसे, मैंने आपको बताया, अगर 2 डिवीजन है तो दोनों के अपने अपने सेल्स डिपार्टमेंट होंगे, दोनों के अपने अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे, तो एक ही फंक्शन जो है सेल्स, एक ही फंक्शन जो है प्रोडक्शन, एक ही फंक्शन जो है अकाउंटिंग, वो 2 बार हो रही है दोनों जगह। अगर 3 प्रोडक्ट है तो 3 बार हो रही है अपने अपने प्रोडक्ट के लिए, तो डुप्लीकेसी ऑफ फंक्शन हो रहा है। और तीसरा है सेल्फिश एटीट्यूड, वही जो प्रॉब्लम ऊपर थी, सेल्फिश एटीट्यूड कई बार आ जाता है डिविजनल हेड्स में, तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का। आई होप आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और हमने इसमें केस स्टडी वाला पॉइंट भी कवर कर लिया, क्विक एक्सपेंशन। मैंने आपको बताया था केस स्टडी क्या आएगी कि अगर एक कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही है तो कौन सा वाला ऑप्शन उसके लिए बेटर है, फंक्शनल या फिर डिविजनल। तो देखो डिविजनल का एडवांटेज है कि क्विक एक्सपेंशन में उसको हेल्प मिलती है। सो ये भी हमने कवर कर लिया। सो अब एक थोड़ा सा नॉन टेक्निकल टॉपिक कर लेते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है। सारे पॉइंट्स अब वो हैं जो आपने ऑलरेडी समझ लिए हैं, आपको सब कुछ आता है अभी। बेसिकली ये पॉइंट्स है वहीं से उठाए हुए जो एडवांटेजेस थी ना फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की और डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की, जो एडवांटेजेस थी वहीं से पॉइंट्स उठाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि वो भी तो ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट थे। तो वो जो एडवांटेजेस थी वही इंपॉर्टेंस हो गई। जैसे पहला पॉइंट देखो, स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग से क्या आती है, स्पेशलाइजेशन आती है। ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन तो आएगी क्योंकि हमने ड्यू टू डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज इनटू वन डिपार्टमेंट, हमने सिमिलर एक्टिविटीज का एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो उससे स्पेशलाइजेशन आती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्यों, बिकॉज स्पेशलाइजेशन आने से खर्चा कम आता है, क्योंकि वर्कर जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते हैं, कम समय में प्रोडक्ट बनाते हैं, कम वेस्टेज करते हैं, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ये एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इसलिए बिकॉज देखो जब ऑर्गेनाइजिंग होती है तो ऑर्गेनाइजिंग में एक पार्ट क्या होता है कि हम अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते हैं, किस मैनेजर के पास कितनी अथॉरिटी है, और उसको डिसीजन मेकिंग पावर भी देते हैं। तो क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग पावर दी है तो हमने क्या किया, हमने उसको फ्रीडम टू टेक डिसीजन दी हुई है, इसलिए उसकी ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होती है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल से आप क्या समझते हैं, पर्सोनल या पर्सनल क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है पर्सन जो वर्क कर रहे हैं आपके लिए, उसको कहते हैं पर्सोनल। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल क्यों, क्योंकि अभी आप एक टॉपिक पढ़ोगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, ये 2 टॉपिक पढ़ोगे। तो डेलीगेशन में क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो अपना थोड़ा सा काम अपने जूनियर्स को भी दे देते हैं, ताकि वो काम को वो भी सीख सकें, और जो सीनियर्स हैं उनका भी थोड़ा सा वर्कलोड कम हो पाए, क्योंकि जूनियर्स को ये वर्क मिल पाता है अपने सीनियर्स से, तो उनका भी इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो भी क्या करते हैं, खुद को डेवलप कर पाते हैं नए टाइप के वर्क के लिए और थोड़े हायर टाइप के वर्क के लिए। फिर क्या है, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है संचालन, संचालन, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना या फिर ऑपरेट करना, चलाना, तो संचालन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता है, कैसे हो पाता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने पूरा ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, हर मैनेजर को ये बताया हुआ है क्लियरली कि उसकी अथॉरिटी क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि उसको अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और जूनियर्स को भी पता है कि किसको जाके रिपोर्ट करना है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली और इफेक्टिवली हो पाता है। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया। आज की वीडियो में हम बस इतना ही समझेंगे इस चैप्टर में, बाकी की जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा।
तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।